अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं? In the diagram, DD is the demand curve for an agriculture commodity. S1 is the supply curve in the period 1 and S2 is the supply curve in the period 2. मतलब एक साल supply S1 थी, एक साल supply S2 थी. The broken curve is a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola कौन से केस में बनता है? यूनिटरी डिमांड के केस में बनता है. ठीक है, ये भी एक डिमांड कर्व की फॉर्म है, यूनिटरी डिमांड में बनता है. तो मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हाईलाइट कर रहा हूँ जो इसने बनाया हुआ है. अच्छा भाई, अब देखो ये एमसीक्यू थोड़ा यूनिक है पर है बहुत आसान. द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ बफर स्टॉक स्कीम. बफर स्टॉक स्कीम का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट मेरी सरप्लस वगैरह खरीदती है प्रोड्यूसर से मिनिमम प्राइस के केस में, फिक्सिंग द प्राइस एट OP1 इन पीरियड 1 एंड OP2 इन पीरियड 2. पीरियड 1 में से प्राइस ये सेट करी थी, पीरियड 2 में से प्राइस ये सेट करी थी. तो मतलब ये ऑपरेट क्या कर रहा है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ऑपरेट कर रहा है. ये डिमांड कर्व का कोई काम नहीं है. ये जो अलग से डिमांड कर्व बनाया हुआ है उसका कोई काम नहीं है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा मेन डिमांड कर्व है. डी स्टार लगा दिया मैंने. ठीक है, तो ये जो डी है इसका कोई काम नहीं है. अच्छा, फिर ये कह रहा है कि T2 हमारा ये था तो हम इधर ऑपरेट कर रहे हैं. मतलब तो पीरियड 1 में मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे यूनिटरी डिमांड के ऊपर, और पीरियड 2 पे मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ. फिर क्या बोला? हाउ डू आउटपुट एंड फर्म रेवेन्यू इन पीरियड 2 कंपेयर विद पीरियड 1. मुझे आउटपुट बताओ. पहले पीरियड में मेरा आउटपुट ये था, दूसरे पीरियड में मेरा आउटपुट ये था. तो बताओ मेरा आउटपुट बड़ा है, हाँ या ना? मेरा आउटपुट बड़ा है तो मेरा आउटपुट हायर होगा. तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है. इन दोनों में से कोई एक आंसर है. सही है. अच्छा, फार्म रेवेन्यू. भाई देखो, यूनिटरी डिमांड, अगर मैं अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता हूँ तो हर पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू सेम ही तो होता है. हर पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू सेम होता है, क्योंकि यूनिटरी डिमांड की खास बात क्या है? यूनिटरी डिमांड की खास बात यही है कि आप जितनी भी अपनी प्राइस चेंज कर लो, आप प्राइस को लेट से 10% से बढ़ाओगे, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 10% से गिर जाएगी, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो हर केस में अनचेंज रहेगा. आपका टोटल रेवेन्यू हर केस में अनचेंज रहेगा. तो इसका मतलब है आपका फार्म रेवेन्यू सेम रहेगा. तो आंसर क्या होगा? ए. तो ये दिखने में डायग्राम बहुत मुश्किल और टेढ़ी लग रही थी, पर ये एमसीक्यू इतना मुश्किल है नहीं. सही है, सिंपल एमसीक्यू है बहुत. ठीक है, तो पहला एमसीक्यू हमारा क्लियर हो गया 141. अच्छा, उसके बाद 142. द डायग्राम शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स फॉर अ बेकरी. तो ये जो सेम होता है, रेवेन्यू सेम होता है समीर, अफेक्ट सेम ही तो है. 10% से प्राइस बढ़ी, 10% से क्वांटिटी गिरी. ठीक है, तो रेवेन्यू अनचेंज. 142. द डायग्राम शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फॉर अ बेकरी. अच्छा, ये जो मेरा पीपीसी बना हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को सिखा दिया था. एक मेरा पीपीसी कांस्टेंट भी बनता है. हमने आज तक बोर्ड आउटवर्ड्स पढ़ा है, पर ये वाला पीपीसी भी हम बना सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला होता है. तो ये पीपीसी देख के घबराना नहीं. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मैं केक्स की प्रोडक्शन को 15 से 25 लेके जा रहा हूँ. तो जब मैंने केक को 15 से 25 पे बढ़ाया तो मैंने कितने ब्रेड को फॉरगो किया? मैंने कितने ब्रेड को फॉरगो किया? 20 ब्रेड को फॉरगो किया. तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? सी होगा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर केक्स क्या है? 20 ब्रेड. सिंपल एमसीक्यू था. अच्छा, 142 हो गया. 143. अच्छा, आप देखो, the curve PP is that in the diagram is the production possibility curve for a country producing good X and good Y. एक कंट्री है जो कि गुड X बना रही है और गुड Y बना रही है. द प्रोडक्शन ऑफ X इज मोर लेबर इंटेंसिव. कह रहा है कि जो ये गुड X है ना, ये लेबर इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव का मतलब इसकी प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा यूज होता है. इसकी प्रोडक्शन में मेरा लेबर ज्यादा यूज होता है और मेरी मशीनरी कम यूज होती है. सही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन का कम यूज करेगा और लेबर का ज्यादा करेगा. लेबर इंटेंसिव इसने बोल दिया है. देन द प्रोडक्शन ऑफ वाई. इसका मतलब है कि रिलेटिवली गुड वाई में लेबर का कम इस्तेमाल हो रहा है. रिलेटिवली गुड वाई में लेबर का कम इस्तेमाल हो रहा है. तो ये कह रहा है कि द वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबर फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय द लॉ. भाई मेरी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक दिन में मेरा लेबर पहले 8 घंटे काम करता था तो अब 6 घंटे काम करेगा. तो उसने वर्किंग आवर्स को कम कर दिया ताकि वो लेबर को थोड़ा सपोर्ट कर ले, ताकि वो लेजर लाइफ अपनी थोड़ी एंजॉय कर ले. तो उसने वर्किंग आवर्स को कम कर दिया. अब जब इसने वर्किंग आवर्स को कम करा होगा तो मुझे बताओ मेरे गुड एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि गुड वाई पे? मेरे गुड एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि गुड वाई पे? गुड एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा. तो मेरी प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगी. अगर वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगी. पहले के मुकाबले में मैं दोनों गुड्स को कम बनाऊंगा. देखो, जब वर्किंग आवर्स मेरे कम हो जाएंगे तो मेरा प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा. मैं पहले के मुकाबले में गुड एक्स और गुड वाई दोनों को कम बनाऊंगा, पर मैं ज्यादा गुड एक्स को कम बनाऊंगा. ज्यादा गुड एक्स को कम क्यों बनाऊंगा? क्योंकि गुड एक्स पूरा डिपेंडेंट ही लेबर के ऊपर है. तो गुड एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा. तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगा तो पीछे की तरफ. मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
आएगा तो पीछे की तरफ, पर मेरा एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो अगर मेरा एक्स पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कुछ इस तरीके से आएगा, मेरा वाई हल्का सा गिरेगा पर मेरा एक्स बहुत ज्यादा से गिरेगा, मेरा वाई हल्का सा गिरेगा पर मेरा एक्स बहुत ज्यादा से गिरेगा, तो मेरा पीपीसी क्या बन गया, एस एस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो मेरा आंसर होगा बी। तो एक तरह से थोड़ा अलग तरीके से शिफ्ट आया है, शिफ्ट पीछे की तरफ ही आया है पर एक्स पे ज्यादा है। अच्छा, समझ आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जिसका ये थोड़ा मिस हो गया था रिकॉर्डिंग में देख लेना, मसला नहीं है। इन द डायग्राम डी इज द डिमांड कर्व ऑफ एन एग्रीकल्चर कमोडिटी, डी इज द डिमांड कर्व फॉर एन एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड एस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व। ठीक है, अच्छा। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस, अभी ये वही एमसीक्यू जो मैं बहुत बार करा चुका हूँ। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू मेंटेन फार्मर्स इनकम एटलीस्ट एट द इनिशियल लेवल। गवर्नमेंट कह रही है कि जो तुम्हारी अभी करंट इनकम है मैं उसको मेंटेन करके दूंगी। द हार्वेस्ट इन 4 सब्सिक्वेंट ईयर्स इज शोन बाय S1 S4। ठीक है, अच्छा, क्या बोल रहे हैं, इन विच ईयर्स विल द गवर्नमेंट नॉट नीड टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। करंटली मेरी इनकम क्या चल रही है, ये वाली। करंटली मेरी इनकम क्या चल रही है, मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगा 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरी सप्लाई कर्व एस पे मेरी इनकम क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो मेरी इनकम क्या चल रही है, 8000। अच्छा भाई, S1 पे मेरी इनकम क्या है, S1P। अब देखो, मेरी गवर्नमेंट ने वादा किया है कि ये 8000 तेरे पास ही रहेंगे। मेरी गवर्नमेंट ने वादा किया है कि ये 8000 तेरे पास रहेंगे। अगर तेरी इनकम 8000 से कम होती है तो मैं 8000 पे लाके दे दूंगा, अगर तेरी इनकम 8000 से ऊपर जाती है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मैं 8000 को मेंटेन करके दूंगा। तो S1 पे मेरी इनकम कितनी होगी, 5000। क्यों, 5 मल्टीप्लाई पे 1 करूंगा। S2 पे कितनी होगी, S2 पे कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी हो जाएगी, 9000। सही है। S3 पे कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8000। अच्छा भाई, S4 पे कितनी हो जाएगी, 5000। S4 पे कितनी हो जाएगी, 5000। मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका, कौन से सालों में मुझे इनकम नहीं देनी पड़ेगी उसको, कौन से सालों में मुझे उसको 8000 करके नहीं देने पड़ेंगे, कौन से सालों में ये 8000 या 8000 से ऊपर कमा रहा है, ये 2 और 3 में 8000 से ऊपर कमा रहा है, ये 2 और 3 में 8000 से ऊपर कमा रहा है। इसका मतलब है कि S2 और S3 में मुझे इसको एक्स्ट्रा इनकम देने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही 8000 के ऊपर कमा रहा है, ये 8000 कमा रहा है। जिस सालों में ये कम बनाएगा उस सालों में मैं इसको पैसे दूंगा। सही है, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 में मुझे इसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये मुझे पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम जहां पर मुझे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो S1 पे मुझे इसको 3000 रुपए देने पड़ेंगे 8000 करने के लिए, और मुझे S4 में भी इसको 3000 रुपए देने पड़ेंगे 8000 करने के लिए। इन दोनों सालों में मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। सही है, इन दोनों सालों में मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यही एमसीक्यू बहुत तरीके से आता है। ठीक है, हमने इसके पिछले केसेस भी करे हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो 144 भी क्वाइट सिंपल है, छोड़ दिया हमने, आगे बढ़ गए। इन द डायग्राम डी इज द डिमांड कर्व फॉर एन इंडियन टी एक्सपोर्ट एंड S1 इज द इनिशियल सप्लाई कर्व। सही है, तो डी मेरा इंडियन एक्सपोर्ट का वो है, टी का डिमांड कर्व है और S सप्लाई कर्व है। द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्स टैक्स ऑन टी एक्सपोर्ट्स, the government removes tax on tea exports which causes the supply curve to shift to S2। currently मैं S1 पे हूँ, करंटली मैं S1 पे हूँ, तो मेरी प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, और ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस आ गया, तो ये एरिया मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अब मैं आ गया S2 की तरफ, अब मैं आ गया S2 की तरफ, तो ये मेरी प्राइस P1 आ गई और ये मेरी क्वांटिटी Q1 आ गई। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। विच एरिया इन द डायग्राम मेजर्स द रिजल्टिंग लॉस इन टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस क्या होगा, ये पर यूनिट टैक्स था ना मेरा, पर यूनिट टैक्स था, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस क्या होगा, X प्लस वाई बोल सकता हूं, टैक्स रेवेन्यू लॉस को X प्लस वाई बोल सकता हूं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मेरा लॉस इन टैक्स रेवेन्यू X प्लस वाई होगा। मेरा गेन इन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, पहले मेरा कंज्यूमर सरप्लस इतना था, देखो इनिशियली मैं यहां पर था, प्राइस P थी, क्वांटिटी Q थी। ठीक है, मेरा कंज्यूमर सरप्लस ये था, फिर जैसे ही मेरा टैक्स हटा तो मेरा सप्लाई का राइट पे आया और मेरा अब प्राइस क्वांटिटी ये हो गई। पहले इसने पूछा कि गवर्नमेंट को लॉस इन टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट को लॉस इन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, ये X प्लस वाई। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, हम जो बेसिक सा ग्राफ बनाते हैं, ये मेरा डिमांड कर्व है, मैं थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा हूँ। मेरा इनिशियल सप्लाई ग्राफ ये होता है, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक प्राइस आ गई और ये मेरी दूसरी प्राइस आ गई, तो मैं
P से P1 चले जाता हूँ जब टैक्स लगता है, तो मेरा सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है, मैं इक्विलिब्रियम E से E1 पे आ जाता हूँ, क्वांटिटी Q से Q1 पे आ जाता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, Q1 से वर्टिकल डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं, Q1 से वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं पर यूनिट टैक्स का। फिर ये मेरा पूरा एरिया आ गया, इस एरिया को मैं कंज्यूमर बर्डन बोलता था, इस एरिया को मैं प्रोड्यूसर बर्डन बोलता था। तो गवर्नमेंट की जेब में ये पूरा पैसा जाता था ना, गवर्नमेंट की जेब में ये पूरा पैसा जाता था, क्योंकि चाहे वो कंज्यूमर बर्डन हो या प्रोड्यूसर बर्डन हो, इन दी एंड पैसा किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो ये कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन, तो यहाँ पर मेरा एक्स मेरा कंज्यूमर बर्डन है और ये मेरा प्रोड्यूसर बर्डन है। अगर मेरा सप्लाई कर्व इनिशियली एस पे था, S1 पे था, तो कंज्यूमर बर्डन ये था, प्रोड्यूसर बर्डन ये था। अब अगर मुझे एक बात बताओ भाई, मेरा सप्लाई कर्व S2 हो जाएगा, तो ये जो मेरी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा था, ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो लॉस इन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, x प्लस वाई। लॉस इन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, x प्लस वाई। ये चीज समझ आई? लॉस इन टैक्स रेवेन्यू क्लियर है तो बताओ। अच्छा, गेन इन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स हटेगा, जब मेरा सप्लाई आगे जाएगा, तो मेरी प्राइसेस तो गिरेगी ना। जब मेरा सप्लाई कर्व आगे की तरफ जाता है, तो मेरी प्राइस तो गिरती है, प्राइस गिरेगी तो कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ेगा। लॉस इन टैक्स रेवेन्यू का मतलब पहले जो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था अब नहीं मिल रहा, तो लॉस इन टैक्स रेवेन्यू है ना, वो पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा, क्योंकि टैक्स ही हटा दिया है। तो पहले मेरा कंज्यूमर सरप्लस इतना था, मेरी प्राइस इतनी थी और क्वांटिटी इतनी थी। अब अगर मेरी प्राइस इतनी हो जाएगी, तो मेरा गेन इन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा भाई? मेरा गेन इन कंज्यूमर सरप्लस ये वाला एरिया है, मेरा गेन इन कंज्यूमर सरप्लस ये वाला एरिया है। पहले मेरा कंज्यूमर सरप्लस इतना था, अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस पूरा इतना हो गया है, तो गेन इन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये वाला एरिया। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका? आंसर मेरा डी होगा। समझ आ गई ये चीज? सही है। अच्छा, 146 पे आ रहा हूँ। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल दो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल दो, बहुत नाम होते हैं इसके। ऑफ अ डेजर्ट आइलैंड इकोनॉमी वेयर द इनहेबिटेंट्स लिव ऑफ जस्ट टू कमोडिटीज। कह रहे हैं कि भाई एक आइलैंड है जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ दो चीजों पे जिंदा है, एक कोकोनट पे और एक फिश पे। सही है, नारियल और मछली, इन दोनों पे जिंदा है, ये दोनों खुश हैं। व्हाट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? कर्व बोल दो, ये हैवी नाम है। सही है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने बनाया हुआ है ना, ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला है। ये कौन सा वाला है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, लीनियर। तो शेप क्या है इसका? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। सही है, ये A2 का पार्ट है, तुम्हारे लेना देना से नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तुम छोड़ दो, ये परफेक्टली, उसमें परफेक्टली लास्टिंग डिमांड में पड़ा था, तो पीपीसी का इससे तो कोई लेना देना नहीं है। सही है। द इनहेबिटेंट्स कंज्यूम मोर फिश देन कोकोनट्स। ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वैल्यूज नहीं दी हुई। ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वैल्यूज नहीं दी हुई। इसने मुझे ये थोड़ी बताया हुआ है कि मैं फिश इतनी खा रहा हूँ और कोकोनट इतनी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इसने मुझे कंजम्पशन लेवल दोनों का बताया ही नहीं है, तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि मैं फिश को ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ कोकोनट से? ये मैं बता ही नहीं सकता। तो ना मेरा ए है, ना मेरा बी है और ना मेरा सी है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फिश इज कॉन्स्टेंट एज मोर टाइम इज डिवोटेड टू फिशिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट ही होगी क्योंकि ये कर्व कौन सा बना हुआ है? ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कर्व बना हुआ है। तो जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी वाला कर्व बना हुआ होगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कांस्टेंट होगी। अगर ये बोर्ड आउटवर्ड्स होता तो मैं कहता इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर यहाँ पर तो कांस्टेंट ही होगी ना भाई, कोई मसला है यहाँ पर? ये जो मैंने पीपीसी बनाया है, ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पीपीसी है। ठीक है, क्लियर है ये एमसीक्यू? तो मेरा आंसर डी है इसका। देखो, ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले रेशो बहुत आ रहे हैं। जिसको कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आता, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने पिछले सेशन में कराया था ये। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, तो 146 क्लियर है। 147 इन द डायग्राम द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन से केस में बनता है भाई? यूनिटरी डिमांड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी डिमांड के केस में बनता है। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम, मतलब डायग्राम में क्या बता रहा है वो। सही है। एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड कॉजेज अ फॉल इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू गिर ही नहीं सकता, टोटल रेवेन्यू अनचेंज होता है। यूनिटरी के केस में मेरा टोटल रेवेन्यू अनचेंज होता है, तो वो फॉल तो हो ही नहीं सकता। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द डिमांड कर्व। वो लीनियर डिमांड कर्व के केस में होता है, जो मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ। वो लीनियर डिमांड कर्व के केस में होता है। ये मेरा यूनिटरी हाइपरबोला बना हुआ है। सही है। लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है? जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को टच करता है। ठीक है।
जिसमें इलास्टिसिटी मेरी चेंज होती है, ऊपर वाली इलास्टिक होती है, बीच वाली यूनिटरी होती है और नीचे वाली इनइलास्टिक होती है, ठीक है। द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट गेन्स नो एक्स्ट्रा रेवेन्यू, परफेक्ट आंसर है ये। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी, पहले प्राइस ये चल रही है, क्वांटिटी ये है, प्राइस इतनी हो गई, क्वांटिटी इतनी हो गई, तो प्राइस मैंने गिरा दी, क्वांटिटी मेरी बढ़ गई, तो जितने से मेरी प्राइस गिरी होगी उतने से मेरी क्वांटिटी बढ़ी होगी, तो मेरे रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, मेरे रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो अनचेंज रहेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा सी। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? अच्छा 148 अ स्पेसिफिक टैक्स इज प्लेस्ड। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स होता है फिक्स अमाउंट, लेट्स से $1 या $2 या $3, परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता, फिक्स फॉर्म में होता है। अपॉन ईच बॉटल ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन द डायग्राम एस एस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व बिफोर टैक्स। सप्लाई से पहले मेरा ये था, टैक्स से पहले सप्लाई कर्व ये था, और सप्लाई के बाद मेरा टैक्स ये हो गया, तो मैं सप्लाई कर्व मेरा पीछे शिफ्ट हो गया ना, टैक्स के बाद मेरा सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, व्हाट एरिया रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू पेड बाय द प्रोड्यूसर्स? लेट्स से ये मेरा इक्विलिब्रियम ई है, ये मेरा इक्विलिब्रियम E1 है, ये मेरी प्राइस है, ये मेरी प्राइस P1 है, तो प्राइस मेरी बढ़ी, तो जो सेलिंग प्राइस का चेंज होता है वो मेरा कंज्यूमर का होता है, जो सेलिंग प्राइस का चेंज होता है वो मेरा कंज्यूमर का होता है, और ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है टैक्स का, दोनों सप्लाई कर्व्स के बीच का, तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा कंज्यूमर बर्डन है, ये वाला एरिया मेरा प्रोड्यूसर बर्डन है, तो प्रोड्यूसर बर्डन मुझे मिल गया, ये वाला जो बचा हुआ गैप होता है, तो कौन सा आंसर होगा मेरा यहाँ पे? PQU2 होगा, बी होगा, की बनानी है ना, देखो PQU और T, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगेन बेसिक एमसीक्यू, जब अगर ये अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो अपने अल्फाबेट्स लगा दिया करो डायग्राम को सिंपल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो 149 इन विच मार्केट वुड इक्विलिब्रियम नॉट बी अचीव्ड? इक्विलिब्रियम नॉट अचीव का मतलब क्या होता है कि मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक नहीं कर सकता, मैं फॉल बैक इक्विलिब्रियम पे नहीं कर सकता, इसका मतलब है मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ सकता, सिंपल देसी लफ्जों में मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ ही नहीं सकता। सही है। अच्छा, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये कह रहा है कि एट पॉइंट ई इफ द प्राइस वर अबव ओपी। अच्छा, लेट से कि मेरी प्राइस अभी यही चल रही है, मेरी प्राइस अभी ये चल रही है, लेट से मेरी प्राइस अभी ये चल रही है, तो ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है और ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ये मार्केट में सरप्लस हो गया, और जब मार्केट में सरप्लस होता है तो मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाता हूँ। क्या ये चीज समझ आई? जब मार्केट में सरप्लस होता है तो मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाता हूँ, तो इस वाले ऑप्शन में तो मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसका मतलब है मेरा आंसर ए नहीं है, इसका मतलब है मेरा आंसर ए नहीं है। अच्छा भाई, बी देख लेते हैं। अगर बी वाले ग्राफ में मैं प्राइस को ऊपर सेट करता हूँ, लेट से मेरी प्राइस अब हो गई है ये, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड तो यही रह जाएगा, पर मेरी क्वांटिटी सप्लाइड ये हो जाएगी। सही है, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड अब ये हो जाएगी, तो मुझे बताओ वापस मेरी मार्केट में सरप्लस हो गया, वापस मेरी मार्केट में सरप्लस हो गया, इसका मतलब है मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाऊंगा, मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाऊंगा। ये चीज समझ आई? तो आंसर बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पर मैं प्राइजेस को ऊपर सेट करता हूं, तो अगेन मेरा क्वांटिटी डिमांड ये हो जाएगा और मेरा क्वांटिटी सप्लाइड ये हो जाएगा। सही है, इस वाले ऑप्शन में जब मैंने प्राइस ऊपर सेट करी थी तो मेरा क्वांटिटी डिमांड ये हो गया था और क्वांटिटी सप्लाइड ये हो गया था, तो मेरी मार्केट में सरप्लस था। क्यों? क्योंकि मेरी क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा थी, और जब भी मार्केट में सरप्लस होता है तो मेरी प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं। सही है, तो इस वाले ग्राफ में भी प्राइसेस गिरी में इक्विलिब्रियम पे आ गया, इस वाले ग्राफ में भी प्राइसेस गिरी में इक्विलिब्रियम पे आ गया। सही है। अच्छा, फिर मैं ये देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में भी जब मैंने प्राइसेस ऊपर सेट करी तो मेरी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर आ गई और मेरी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर आ गई, तो वापस मेरी मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा है, तो वापस मेरी मार्केट में सरप्लस हो गया और वापस मेरी प्राइसेस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाएंगी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस वाले ग्राफ में देखो, अब ये वाला ग्राफ देखते हैं, अब सारे नहीं है तो आंसर तो यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सारे अगर नहीं हो रहे तो फिर आंसर तो यही होगा, पर मैं समझा देता हूँ। अगर मैंने प्राइसेस को ऊपर सेट कर दिया, इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट कर दिया, तो ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है और ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है, ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है और ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर रही है क्वांटिटी सप्लाइड को। सही है, मेरी क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर रही है क्वांटिटी सप्लाइड को। इसका मतलब है कि मेरी मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, मेरी मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, और मेरी मार्केट में जब भी शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। इस वाले ग्राफ में क्या प्राइस के ऊपर कोई इक्विलिब्रियम है?
इस वाले ग्राफ में क्या प्राइस के ऊपर कोई इक्विलिब्रियम है? मतलब इस वाली प्राइस, मतलब इसके ऊपर कोई इक्विलिब्रियम दिख रहा है मुझे? इसके ऊपर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाले ग्राफ में मैं इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। इस वाले ग्राफ में मैं इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकता ना, तो वो मेरा आंसर होगा। अच्छा सर, सी एंड डी में डिमांड का पॉजिटिव कर्व कैसे है? देखो ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कुछ भी बना सकता है भाई। तुम अपनी बेसिक लॉजिक से चलो, शॉर्टेज सरप्लस वाली। सही है, शॉर्टेज सरप्लस वाली लॉजिक से चलो। ये उल्टी सीधी चीजें बना देता है एमसीक्यू में भाई, बर्दाश्त करना पड़ता है ये। ठीक है, समझ आ गया ये? सी वाला वापसी बता रहे हैं। अगर मैं प्राइस को ऊपर सेट करता हूं तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड ये हो जाएगी और मेरी क्वांटिटी डिमांड ये हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरी क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर रही है क्वांटिटी सप्लाइड को, क्योंकि ये वाला गैप जो है मेरी शॉर्टेज है। और जब भी शॉर्टेज होती है तो मेरी मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर मेरी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऊपर कोई इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, मैं कहाँ पर जाके रीच करूंगा? ऊपर कोई इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, मैं जाऊंगा किधर? सही है, तो मुझे किसी तरह अपना इक्विलिब्रियम रीच करना है। तो इन सारे ग्राफ्स में मेरी मार्केट में सरप्लस हो रहा है, और जब भी मार्केट में सरप्लस होता है मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर रहा हूं। पर इस वाले ग्राफ में मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सक रहा, क्योंकि मेरी मार्केट में शॉर्टेज है और इसके ऊपर कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो सवाल में मुझसे पूछा ही ये था कि कौन से वाले केस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा अगर आप प्राइस को ई के ऊपर सेट कर दो। ई के ऊपर अगर प्राइस को सेट कर दो तो कौन सी वाली मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा? तो ये मार्केट नंबर सी में मेरा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत एमसीक्यू आते हैं। क्लियर है ये चीज? 150 देख लेते हैं। अच्छा 150 में क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर wheat. If the diagram wishes to fix the price at OP2, if the government wishes to fix the price at OP2, which quantity of wheat must the government buy? अगर मैंने प्राइस इसको इधर सेट कर दिया, इसका मतलब है कि मेरी क्वांटिटी डिमांड अब ये हो गई है और मेरी क्वांटिटी सप्लाइड अब ये हो गई है। तो मेरी मार्केट में सरप्लस हो गई है। और मेरी मार्केट में कितना सरप्लस हुआ है? अगर मैं तुम लोग अल्फाबेट दिखाऊं तो कौन सा सरप्लस हुआ होगा भाई, बता दो कौन सा सरप्लस हुआ है? मेरा सरप्लस का अल्फाबेट्स बता दो। एक्स से लेके जेड मेरा सरप्लस है, एक्स से लेके जेड मेरा सरप्लस है। इसका मतलब है गवर्नमेंट को कौन सी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को एक्स से लेके जेड तक खरीदना पड़ेगा, मार्केट का सरप्लस है ये। सही है, अच्छा सिंपल एमसीक्यू। 151, the diagram shows a production possibility curve for an economy that produces only two goods. पीपीसी में assumption ही यही है कि सिर्फ हम दो गुड बनाते हैं, x and y। अच्छा भाई, the economy produces 800 of good y। कह रहा है कि गुड वाई में 800 बना रहा हूं, तो ये मेरा 600 है, ये मेरा 700 है और ये मेरा 800 है। तो ये मेरा 800 आ गया। ये 800 से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी नीचे की तरफ, तो ये मेरा 400 होगा। सही है, क्योंकि ये 100 है, ये 200 है, 300, 400, 500। ठीक है, अच्छा तो मैं 800 गुड वाई बना रहा हूं और इससे ये मुझसे पूछ क्या रहा है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स गिवन अप। अगर मैं 800 गुड वाई बना रहा हूं, इसका मतलब है मैं 400 गुड एक्स बना रहा हूं। मैं कितने गुड एक्स छोड़ रहा हूं? 1600। तो डी आंसर होगा मेरा, 2000 माइनस 400। सही है, जो मैं 1600 बना सकता था वो अब मैं नहीं बना रहा। करंटली मैं इतने गुड बाय बना रहा हूं, इतने गुड एक्स बना रहा हूं। अगर मैं इतने गुड बाय बना रहा हूं, इसका मतलब है मैं इतने गुड एक्स को फॉरगो कर रहा हूं। सही है, मैं इतने गुड बाय बना रहा हूं तो मैं इतने गुड एक्स को फॉरगो कर रहा हूं। 152, in the diagram GH is an economy's initial production possibility curve। तो GH मेरा initial possibility curve है। ठीक है, अच्छा व्हाट कुड कॉज द शिफ्ट टू जे के? पीछे की तरफ शिफ्ट आ रहा है। पीछे की तरफ कौन से केस में क्या आ सकता है? पीछे की तरफ शिफ्ट कौन से केस में आ सकता है? अ डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। क्या हो सकता है? आई गेस नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल। प्राइसेस का भी कोई खास लिंक नहीं है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से एक्चुअल पे मूवमेंट आती है। नेट आउटवर्ड माइग्रेशन का मतलब क्या है? भाई मेरा माइग्रेशन दो चीजों से बनता है। मेरा माइग्रेशन दो चीजों से बनता है, एक आई वाला इमिग्रेशन होता है और एक एमिग्रेशन होता है। सही है, तो ये आय वाला इंपोर्ट्स होता है और ये ई वाला एक्सपोर्ट्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे नेट आउटवर्ड का मतलब नेट आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि मेरे मुल्क में ज्यादा लेबर बाहर जा रहे हैं
और कम लेबर अंदर आ रहे हैं। जब मेरी कंट्री से ज्यादा लेबर बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी इकोनॉमी में अब वर्कर कम है। मेरी इकोनॉमी में वर्कर आ कम रहे, जा ज्यादा रहे हैं, तो मेरा नेट इम्पैक्ट क्या है कि मेरी इकोनॉमी में लेबर कम हो रहे हैं। मेरी इकोनॉमी में लेबर कम हो रहे हैं तो मेरा प्रोडक्टिव पोटेंशियल गिर जाएगा। मेरी इकोनॉमी का प्रोडक्टिव पोटेंशियल गिर जाएगा तो मेरा पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सही है, समझ आया? पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता, तीसरा वाला, इन सब में एक्चुअल में मूवमेंट आ रही है, पीपीसी के शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो आंसर डी होगा। सही है, क्लियर है? अच्छा, जो एमसीक्यू मुझे मुश्किल लगेगा, डी क्यों होगा ना, अभी तो ये तो बताया। प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा ना भाई, मेरी इकोनॉमी में वर्कर ही कम हो गए, वर्कर कम हो जाएंगे तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल गिर जाएगा ना। 153। देखो जो एमसीक्यू मुश्किल होगा मैं खुद स्लो जाऊंगा उसमें, ठीक है। इन द डायग्राम S1 इज द इनिशियल मार्केट सप्लाई ऑफ गुड एक्स, ठीक है। What could cause the curve to shift to S2? S1 से S2 जा रहा हूँ, राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट मेरा किस तरह आ सकता है? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। क्या इसमें हो सकता है शिफ्ट मेरा? जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड की बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना भाई, डिमांड बढ़नी चाहिए, सप्लाई पे तो कोई लिंक ही नहीं आएगा। जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो अपनी तो डिमांड बढ़नी चाहिए, सप्लाई पे तो कोई लिंक ही नहीं है। एन इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सप्लाइंग गुड एक्स। हाँ, अगर गुड एक्स में फायदा ज्यादा हो रहा होगा तो बाहर वाले सप्लायर आएंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे अपनी। अगर मेरे को इस मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो और लोग आएंगे मेरी मार्केट में, तो मेरी मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मेरे सप्लाई कब में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। सही है, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीज इन द वेज रेट्स पेड बाय गुड एक्स सप्लायर। अगर गुड एक्स के सप्लायर वेज को वेजेस ज्यादा देंगे तो मेरे प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई गिर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा नहीं, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक टैक्स एंड गुड एक्स, अगेन इनडायरेक्ट टैक्स से तो सप्लाई गिरेगा। सिर्फ इसी केस में मेरी सप्लाई बढ़ रही है तो ऑप्शन क्या होगा? बी। समझ आ गया? सिर्फ इसी केस में मेरी सप्लाई बढ़ रही है तो ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? वो सप्लाई नहीं बढ़ती, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है उधर, कॉन्सेप्चुअल है ये। व्हाई नॉट सी? भाई अगर मैं वेज रेट ज्यादा दूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी भाई, मेरा सप्लाई कर्व लेफ्ट फुट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी मेरी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज्यादा सप्लाई थोड़ी करूंगा, कम करूंगा। सही है। अच्छा, 154। A competitive industry producing textbooks experiences an increase in the demand for its product। सही है, एक competitive industry है और वो टेक्स्ट बुक बनाते हैं, इंक्रीज इन इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। जब इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो फिर ये क्या कर रहे हैं? विच डायग्राम इलस्ट्रेट्स, ऐसी कौन सी डायग्राम है जो शो कर रही है द अफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री ऑफ दिस इंक्रीज इन डिमांड इन द शॉर्ट रन। मुझे बताओ मेरे शॉर्ट रन में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, खाली इतना बता दो। शॉर्ट रन में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी बताओ मुझे, इलास्टिसिटी। शॉर्ट रन में एक प्रोडक्ट की डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी पूछ रहा हूं, शॉर्ट रन में। अरे क्या हो गया भाई? इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक। लेट्स से एप्पल ने टच स्क्रीन फोन इंट्रोड्यूस किया, एप्पल ने टच स्क्रीन फोन इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं था। तो जब मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं था तो शॉर्ट रन में इसकी डिमांड क्या थी? इनइलास्टिक। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, सैमसंग मार्केट में कूद के आया और उसने भी टच स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 1 2 3 4 साल बाद और टच स्क्रीन फोन आना शुरू हो गए। जब और टच स्क्रीन फोन आना शुरू हो जाएंगे तो लॉन्ग रन में प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। इलास्टिक क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब एप्पल मार्केट का लीडर नहीं है, अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक। यहां पर ऑप्शंस कम अवेलेबल थे तो इनइलास्टिक थी। सही है। तो शॉर्ट रन में एक प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में एक प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। तो इस ग्राफ में मुझे देख के बताओ मेरा डिमांड ग्राफ इनइलास्टिक कहां पर है? शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होता है, तो मेरा यहां पर ऑप्शन क्या होगा? इनइलास्टिक।
तो ये जो मेरे डिमांड कर्व बने हुए हैं, ये दोनों डिमांड कर्व, ये दोनों जो मेरे डिमांड कर्व बने हुए हैं, ये मेरे इनइलास्टिक बने हुए हैं। तो शॉर्ट रन में अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा ना जहां पर डिमांड कर्व इनइलास्टिक बना हुआ है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ये कोई इनइलास्टिक डिमांड कर्व बना हुआ है, इनइलास्टिक डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मार रहा है। सही है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये नहीं हो सकता। सही है, ये भी इनइलास्टिक है, ये भी इनइलास्टिक है, पर ये परफेक्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री सप्लाई यहाँ पर इससे परफेक्टली इलास्टिक बना दी है, तो ये नहीं हो सकता। सही है, तो मेरा ऑप्शन ए होगा। सही है, ये मेरा ऑप्शन ए होगा, जहां पर सप्लाई और डिमांड नॉर्मल बना हुआ है पर मेरा डिमांड कर्व इनइलास्टिक बना हुआ है। सही है, सिर्फ इस लॉजिक से याद रखना कि शॉर्ट रन में एक प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनता है और राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इस एमसीक्यू में आपकी पीईडी की नॉलेज यूज हो रही है और आपके पीईडी की फैक्टर्स की नॉलेज यूज हो रही है। ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन एक पीईडी का फैक्टर होता है कि व्हाट फैक्टर्स मेक अ प्रोडक्ट इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो टाइम पीरियड, इस फैक्टर को टाइम पीरियड बोला जाता है, इस फैक्टर को टाइम पीरियड बोला जाता है। सही है, तो आपके पीईडी के कॉन्सेप्ट चेक करे जा रहे हैं यहाँ पे, समझ आ गया? ए एंड सी में कंफ्यूजन है, सी का सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक बना हुआ है, हो नहीं सकता, इसने कोई ऐसा खास जिक्र नहीं किया हुआ है। सही है, इसने सप्लाई का अगर बताया हुआ होता ना फिर हम ये कुछ करते, तो इसका मतलब है सप्लाई का नॉर्मल ही, अगर इसने कुछ बोला हुआ नहीं है। सही है, तो 154 भी हो गया, 155। यार ये एमसीक्यू ऐसा है, ये तकरीबन 1998 में आया था। सही है, ये वाला एमसीक्यू, ये उसके बाद आया ही नहीं है क्योंकि ये इतना मुश्किल एमसीक्यू है। कुछ बच्चों से हो जाता है, कुछ बच्चों से नहीं होता। ये मैं बहुत स्लो जाऊंगा इस एमसीक्यू में, समझना इसको भाई। सही है, हर पॉइंट पे मैं यस नो पूछूंगा, मुझे बताते रहना बस। सही है, अच्छा। एन 18th century clockmaker made a total of 12 identical clocks। भाई एक बहुत पुराना क्लॉक मेकर था, उसने 12 सेम घड़ियां, उसने 12 सेम घड़ियां बना दी। सही है, अच्छा। देयर आर करेंटली जस्ट 3 कलेक्टर्स ऑफ दीज क्लॉक्स, मतलब इनको कलेक्ट करने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, इनको कलेक्ट करने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। द डायग्राम शोज देयर डिमांड कर्व्स, इनके डिमांड कर्व बनाए हैं। अभी मैं इस ग्राफ को नहीं देख रहा, नीचे वाली इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। X, Y and Z initially own 4 clocks each। इसका मतलब X, Y, Z तीनों के पास 4-4 घड़ियां हैं, तीनों के पास 4-4 घड़ियां हैं, तो इन तीनों की 4-4 घड़ियां मिला के मेरी मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई है? 12। मेरी मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई है? 12 हो गई है, हाँ या ना? यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, मैंने मार्केट सप्लाई निकाल ली। अच्छा, मैं वापस एक्स वाई जेड लिख रहा हूं। इस बार मैं बात करूंगा मार्केट डिमांड के ऊपर, इस बार मैं बात करूंगा मार्केट डिमांड के ऊपर। मुझे बताओ, अगर मुझे मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड को इक्वल करना है तो मेरी मार्केट डिमांड भी 12 होनी चाहिए। अगर मुझे मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड को इक्वल करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, तो मेरी मार्केट डिमांड भी 12 होना चाहिए। सही है, बेसिक सी बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो इसने तीनों के डिमांड कर्व 7 बना के दिए हैं, इसने तीनों के डिमांड कर्व 7 बना के दिए हैं। ये मेरा डिमांड कर्व एक्स का है, ये वाला डिमांड कर्व वाई का है और ये वाला डिमांड कर्व जेड का है। सही है, अच्छा। तो अलग अलग मार्केट प्राइस देखते हैं। मुझे कोई ऐसी मार्केट प्राइस ढूंढनी है, मुझे कोई ऐसी मार्केट प्राइस ढूंढनी है जहां पर मेरी मार्केट डिमांड 12 आ जाए, मतलब इन तीनों की डिमांड को मिला के मुझे 12 घड़ियों वाली डिमांड मिल जाए। एक ऐसी प्राइस ढूंढनी है मुझे, ठीक है, बेसिकली प्राइस के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, लेट्स से मेरी मार्केट की प्राइस अभी चल रही है 1, लेट्स से मेरी मार्केट की प्राइस चल रही है 1। तो मुझे बताओ, जब मार्केट में प्राइस 1 चल रही है तो एक्स कितना डिमांड कर रहा है? एक्स की डिमांड कितनी है? एक्स की डिमांड कितनी है? 4। सही है, सबर कर ले अरीब, सबर कर ले। अच्छा, जब मार्केट में प्राइस 1 चल रही है तो वाई की डिमांड कितनी है? 6। जब मार्केट में प्राइस 1 चल रही है तो जेड की डिमांड कितनी है? 9। तो 4 + 6 + 9 अगर मैं करूंगा तो 19 आ जाएगा। मुझे इसको 12 पे इक्वल करना है। इसका मतलब है कि ये मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है। मुझे मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस ढूंढनी है, क्योंकि अगर मैं 4 + 6 + 9 करूंगा मेरे पास 19 आ जाएगा। मेरी मार्केट सप्लाई 12 है,
तो मुझे इस 12 को 12 के इक्वली करना है। अच्छा, अब अगर मेरी प्राइस 2 है तो 2 पे मेरी एक्स की डिमांड कितनी है? 2। वाई की डिमांड अभी भी 4 ही है, वाई की डिमांड अभी भी 4 ही है, सही है, वाई अभी भी 4 डिमांड कर रहा है। तो देखो $2 पे एक्स की डिमांड कितनी है? 2। वाई की डिमांड कितनी है? 4। देखो $2 पे एक्स की डिमांड 2 है, वाई की डिमांड 4 है, जेड की डिमांड कितनी है? 6। जेड की डिमांड कितनी है? 6। तो मेरी मार्केट डिमांड बन गई 12। तो क्या मैं कह सकता हूं ये $2 मेरी मार्केट प्राइस है, ये $2 मेरी मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस है? यहां तक क्लियर है कहानी? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दे हैव कम टुगेदर टू ट्रेड बिटवीन देमसेल्व्स, आपस में ट्रेड करनी है इनको, आपस में इनको ट्रेडिंग करनी है, सही है। अब ट्रेडिंग सवाल मैं भी नहीं पढ़ा, मैं भी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैंने वापस एक्स वाई जेड लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा मेन आंसर इधर खत्म हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्स की बात करता हूं, अगर मैं एक्स की बात करता हूं, ये मेरी सप्लाई है, ये मेरी डिमांड है, मुझे बताओ मेरे प्रोड्यूसर एक्स की सप्लाई कितनी है? 4। मेरे एक्स के पास घड़ियां कितनी पड़ी हुई हैं? 4। पर वो डिमांड कितनी कर रहा है? एक्स के पास घड़ियां कितनी है? 4। वो डिमांड कितनी कर रहा है? 2। तो इसका मतलब है मेरे प्रोड्यूसर एक्स के पास 2 क्लॉक्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, 2 क्लॉक्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जिसको वो बेच सकता है, सही है। एक्स के पास 2 घड़ियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं जिसको वो बेच सकता है, क्योंकि उसकी सप्लाई 4 है, डिमांड 2 है। अच्छा, अगर मैं वाई की बात करूं, वाई के पास सप्लाई भी 4 है, डिमांड भी 4 है, तो इसका मतलब है कि वाई के पास नो एक्स्ट्रा क्लॉक्स, उसके पास कोई घड़ी नहीं पड़ी हुई एक्स्ट्रा बेचने के लिए, उसके पास बेचने के लिए कोई घड़ी नहीं पड़ी हुई। क्यों एक्स्ट्रा? क्यों? क्योंकि भाई 4 अगर एक्स की सप्लाई है और उसके पास घड़ियां डिमांड 2 है, तो ये 2 घड़ियां तो उसने फालतू में रखी हुई है ना, 2 घड़ियां तो उसने फालतू में रखी हुई है, तो 2 घड़ियां को बेच देगा वो, उसको चाहिए ही नहीं वो 2 घड़ियां। अच्छा, अगर मैं जेड की बात करता हूं, तो जेड की सप्लाई 4 है, जेड के पास 4 घड़ियां हैं और जेड की डिमांड 6 है, इसका मतलब है कि जेड के पास 2 घड़ियों की शॉर्टेज है, जेड के पास 2 घड़ियों की शॉर्टेज है। तो मुझे बताओ, अगर जेड के पास 2 घड़ियों की शॉर्टेज है, इसका मतलब है कि जेड को 2 घड़ियां खरीदनी है। जेड के पास अगर 2 घड़ियों की शॉर्टेज है तो जेड को 2 घड़ियां खरीदनी है। एक्स के पास 2 घड़ियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, एक्स को 2 घड़ियां बेचनी है, तो आपस में ट्रेडिंग किसके बीच में होगी? ट्रेडिंग किन 2 बंदों के बीच में होगी? एक्स और जेड के बीच में ट्रेडिंग होगी। जेड मेरा जो है वो घड़ी को खरीदेगा, जेड मेरा घड़ी को खरीदेगा और एक्स मेरा घड़ी को बेचेगा, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ आया? ये बहुत डिटेल्ड एमसीक्यू था भाई, नॉर्मली नहीं होता, ये दिमाग को लड़ाना पड़ता है इसमें। क्लियर है ये? अच्छा, 156 क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर हाउसिंग, व्हाट इज नॉट अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट व्हेन ड्राइंग दिस कर्व। ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट नहीं होती? हाँ उधर, हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो डिमांड का बनाते हुए कांस्टेंट नहीं होती? कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम को मैं कांस्टेंट नहीं रखता क्योंकि ये अदर फैक्टर है, सही है। तो मुझे वो ढूंढना है कांस्टेंट चीज, सही है, तो ये चेंज हो सकती है, सही है। और सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखो, अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा यार। ये देखो, सेट्रिस पैरेबिस पता है किसी को? सेट्रिस पैरेबिस का मतलब पता है भाई? सेट्रिस पैरेबिस का मतलब क्या होता है? टेकिंग वन फैक्टर, टेकिंग वन फैक्टर और फैक्टर्स इनटू आइसोलेशन। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूं। मुझे बताओ, जब मैं अपनी प्राइस को चेंज करता हूं, जब मैं अपनी प्राइस को चेंज करता हूं, क्या मैंने प्राइस को कभी भी चेंज करते हुए ये बोला कि मेरी इनकम वगैरह चेंज हो रही है? कभी भी मैंने प्राइस को चेंज करते हुए ये बोला था कि मेरी साथ में इनकम भी चेंज हो रही है, किसी सामने वाले गुड की भी प्राइस चेंज हो रही है, या मैं कह सकता हूं एडवर्टाइजिंग भी हो रही है? तो जब मैं सिर्फ प्राइस का चेंज देखता हूं ना, तो मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखता हूं। जब मैं सिर्फ प्राइस का चेंज देखता हूं तो मैं अदर फैक्टर्स को क्या रखता हूं? कांस्टेंट रखता हूं, सही है। अच्छा, जब मैं अदर फैक्टर्स को चेंज करता हूं, लेट्स से मैंने इनकम चेंज कर दी, मैंने एडवर्टाइजिंग कर दी, तो मैंने जब अदर फैक्टर्स को चेंज किया, क्या उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि हमने प्राइस को चेंज करी है? जब मेरी इनकम चेंज होती है, क्या मैं इनकम के साथ कभी भी ये कहता हूं कि मेरी प्राइस भी चेंज हो रही है?
हम इनकम को कांस्टेंट रख के डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं, तो हम इस केस में किसको कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। तो इन दोनों चीजों में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, सेट्रिस पेरेबिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सेट्रिस पेरेबिस ये बोलता है कि अगर आप एक चीज को चेंज कर रहे हो तो बाकी दूसरी चीजों को कांस्टेंट रखो, और अगर आप किसी एक चीज को चेंज कर रहे हो तो फिर दूसरी चीज को कांस्टेंट रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मैं बेसिक डिमांड कर्व बनाता हूं उसमें मैं अपने अदर फैक्टर्स को चेंज नहीं करता, सही है, उन अदर फैक्टर्स को मैं चेंज नहीं करता, इसका मतलब है मेरी इनकम भी कांस्टेंट होगी, मेरे एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस भी कांस्टेंट होगी क्योंकि इसकी वजह से मेरी डिमांड पे इंपैक्ट आ सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट होगा। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट नहीं होगी, वो है मेरी प्राइस, क्योंकि अगर मैं प्राइस को कांस्टेंट रखूंगा तो क्या मैं ये प्राइस को कम ज्यादा करके अपनी क्वांटिटी दिखा सकता हूँ, क्या मैं प्राइस को कम ज्यादा करके अपनी क्वांटिटी दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा सकता। तो अगर मैंने प्राइस को कांस्टेंट रख दिया तो पूरी गेम ही खराब हो जाएगी। तो व्हाट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट, मेरी प्राइस इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी, इसको चेंज करके भी, ये चेंज करके भी आ सकता है एमसीक्यू। अदर फैक्टर में बोलेगा प्राइस कांस्टेंट है, वो तो तुम सबको ही पता है। कभी कभार ये भी बोल देता है कि इसका मतलब बताओ, तो ऐसी डेफिनेशन चूज कर लेना, टेकिंग वन फैक्टर इनटू आइसोलेशन और बाकियों को कांस्टेंट रखो, सही है। तो 156 क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ भाई। 155 का स्क्रीनशॉट लेना, ले ले भाई विपाल। अच्छा, आज थोड़ा हैवी एमसीक्यू हो गए। द डायग्राम शोज द यूरोपियन एयरलाइन मार्केट, द डायग्राम शोज द यूरोपियन एयरलाइन मार्केट, रुक जा रहा है, रुक जा। न्यू एंट्रेंट्स हैव कम इनटू द मार्केट शिफ्टिंग सप्लाई फ्रॉम S1 टू S2। मार्केट में नए सप्लायर आ गए और मेरी सप्लाई S1 से S2 चली गई, सही है। व्हाट एरिया रिप्रेजेंट्स द न्यू कंज्यूमर सरप्लस, जब मेरी प्राइस ये थी, देखो मेरी ओरिजिनल प्राइस ये थी, मैं पी लिख रहा हूँ और यहाँ क्वांटिटी अपनी अपने लिए चीज को आसान कर रहा हूँ। तो मेरी ओरिजिनल प्राइस ये है और मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, तो इस प्राइस पे मेरा मिनिमम प्रोड्यूसर प्राइस इज विलिंग टू एक्सेप्ट ये है। तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस पहले क्या था, ये वाला था। मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस पहले कौन सा था, ये वाला था, सही है। अब जब मेरा सप्लाई का आगे शिफ्ट हो गया तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कितने से कंज्यूमर सब प्रोड्यूसर सरप्लस नया वाला कौन सा है मेरा, KHN। मेरा नया वाला प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा है, KHN या HNK बोल दो, ये रहा ऑप्शन नंबर है, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले मेरा ये वाला था, पहले मेरा ये वाला था, और अब मेरा ये वाला हो गया, सही है। तो मैंने नए प्रोड्यूसर सरप्लस की कीज को बता दिया, सिंपल एमसीक्यू। अच्छा अगेन 158, ये थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। The diagram shows the change. The diagram shows the change in an economy's production possibility curve as it grows in the long run. Which movement from point X is most likely to show the highest potential for growth? Highest potential for growth का मतलब कि एक बार ग्रोथ हो गई उसके बाद भी क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात हो रही है। अब कभी कभार मसला क्या आता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं X से, अगर मैं करेंटली पॉइंट X पे हूं तो मेरा X पे कंजम्पशन ये चल रही है, ठीक है। X से D पे आने का तो सवाल ही नहीं होता, हाईएस्ट पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो मैं कोशिश यही करूंगा मेरा पीपीसी शिफ्ट हो, मैं कोशिश यही करूंगा मेरा पीपीसी शिफ्ट हो। तो लेट्स से मैं X से पॉइंट A पे आ गया, तुम लोग नोटिस करो यहाँ पर कंज्यूमर गुड लिखा हुआ है और यहाँ पर कैपिटल गुड लिखा हुआ है। अगर मैं X से A पे आ रहा हूं इसका मतलब है कि मैं ज्यादा कंज्यूमर गुड बना रहा हूं और कम कैपिटल गुड बना रहा हूं। मैं ज्यादा कंज्यूमर गुड बना रहा हूं और कम कैपिटल गुड बना रहा हूं, तो मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या मैं और गुड्स को बना सकता हूं, कंज्यूमर गुड्स को नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आप अभी कंज्यूमर गुड को ज्यादा बनाओगे तो आगे जाके कैपिटल गुड नहीं बन सकते। बी पे भी यही मसला है, कैपिटल गुड कम बना रहे हो। तो अगर आपको हाईएस्ट पोटेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड को बनाओ। अगर आप ज्यादा कैपिटल गुड को बनाओगे तो पॉसिबल चांसेस है सी से भी आप आगे शिफ्ट कर जाओ, पॉसिबल चांसेस है आप सी से भी आगे निकल जाओ। तो जब तक मैं ऑप्शन सी सेलेक्ट नहीं करूंगा मैं सी से आगे नहीं जा सकता। अगर मैं अभी ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा ना मेरा पीपीसी वापस पीछे आ जाएगा एक पॉइंट पे आगे, क्योंकि आगे जाके मेरे पास कैपिटल गुड ही नहीं होंगे तो मैं कंज्यूमर गुड कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं सी पे ऑपरेट करूंगा तो पॉसिबल चांसेस है मैं और आगे निकल जाऊं। समझ आ गया। 158 क्लियर है, थोड़े और देख लेते हैं क्योंकि ये माइक्रो डायग्राम्स की लास्ट क्लास एक तरह से। अच्छा 159, एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना भाई।
The diagram shows the demand curve for an agriculture commodity that has unitary elasticity. Unitary elasticity है, सही है. Demand curve unitary बना हुआ है. S1 is the initial supply curve. If there is a bad harvest, S2 is the supply curve. अगर bad harvest होगी तो मेरा supply curve S1 है, और अगर अच्छी harvest होगी तो S2 होगा. सही है. अच्छा, what should the government do to keep the total revenue of farmers the same? एक गवर्नमेंट क्या करे जिससे मेरी कंज्यूमर की, मेरे फार्मर की रेवेन्यू सेम रहे, मार्केट में कोई उंगली ना करे. अगर ये मार्केट में कोई उंगली नहीं करेगी ना, तो मैं डिमांड कर्व डी पे ऑपरेट करूंगा और मेरे प्रोडक्ट की और मेरा टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहेगा. तो मार्केट में कोई छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है. मार्केट में छेड़खानी कोई जरूरत ही नहीं है करने की. अगर आप मार्केट में आके कुछ इन्वॉल्वमेंट करोगे तो पॉसिबल चांसेस है रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट आ जाए. अगर मैं मार्केट को अपने हिसाब से काम करने दूंगा ना, तो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि यूनिटरी डिमांड कर्व में मेरा रेवेन्यू सेम रहता है. तो अलाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट. मार्केट को अपना काम करने दो. सही है, मार्केट को अपना काम करने दो, क्योंकि आप जो भी करोगे मार्केट में रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा. यूनिटरी डिमांड है, तो अपना टाइम जाया करने से बेहतर है पॉइंट ए पे यहीं ऑपरेट कर लो भाई. मार्केट को अपने हिसाब से काम करने दो. सही है. प्रोवाइड सब्सिडीज इन बैड डेज एंड इंपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस इन गुड एयर्स. मैं जो भी कर लूं होगा तो मैं डिमांड कर्व के ऊपर ही ना, रेवेन्यू पे कोई फर्क थोड़ी आएगा. और गवर्नमेंट को रेवेन्यू सेम रखना है, तो वो अच्छा ही सोचेगी. वो टैक्स लगाने की नहीं सोचेगी उसके ऊपर. ठीक है, वो उसके लिए अच्छा ही सोचेगी. तो कुछ भी मैं कर लूंगा मेरा रेवेन्यू सेम ही रहेगा, तो इससे बेहतर है कि मार्केट पे ऑपरेट करो भाई. एक और एमसीक्यू देख लेते हैं. 160. चलो ये मैं एमसीक्यू बता देता हूँ, ये बहुत आता है पेपर में. द डायग्राम शोज द चेंज इन अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2. सही है. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम्स. अच्छा, पहले मेरा पीपीसी कुछ इस तरीके से था. मैं 100 कंज्यूमर गुड बना सकता था और मैं 50 सर्विसेज बना सकता था. अच्छा, ये दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कांस्टेंट बने हुए, तो मतलब इसका मतलब है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. सही है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अच्छा, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में भी कांस्टेंट होगा. पर नोटिस करो, पहले मैं 100 कंज्यूमर गुड बनाता था, अब मैं 150 बना रहा हूं. पहले मैं 50 सर्विसेज बनाता था, अब मैं 80 सर्विसेज बना रहा हूं. इसका मतलब है कि पोटेंशियल तो बड़ा है. पोटेंशियल तो बड़ा है. सही है. अब ऑप्शन देख लेते हैं. फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैव बीन हार्म्ड. गलत. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैव बीन हार्म्ड. गलत. कैपिटल गुड की कोई बात ही नहीं करी हुई है. द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज फॉलन. ये भी नहीं हो सकता, एक्चुअल में मूवमेंट आती है. यहां पर मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैज राइजन. ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड हैज राइजन. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे देखूंगा मैं? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरी सर्विस है और ये मेरा कंज्यूमर गुड है. करेंटली मैं 50 सर्विस बना रहा हूं और कंज्यूमर गुड कितने बना रहा हूं? 100. तो मेरा रेशियो क्या बनेगा? 1:0.5. 1:0.5 बनेगा अगर मैं 50 डिवाइड बाय 100 करूंगा. अगर मैं 50 डिवाइड बाय 100 बनूंगा, मेरा रेशियो 1:0.5 बनेगा. इसका मतलब है कि एक सर्विस को बनाने के लिए 0.5 कंज्यूमर गुड को फॉरगो कर रहा हूं. एक सर्विस बनाने के लिए 0.5 कंज्यूमर गुड को फॉरगो कर रहा हूं. सही है. एक सर्विस बनाने के लिए 0.5 कंज्यूमर गुड को फॉरगो कर रहा हूं. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो समझ में आया? रेशियो किस तरह बनाया? मैंने 50 को 100 से डिवाइड कर दिया. मैं सर्विस इस टू कंज्यूमर गुड देख रहा हूं. सही है. मोहम्मद कुमैल 1:2 इसका होगा अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं. अगर मैं इसको इस तरह देखता हूं. सही है. मैंने कंज्यूमर गुड इस टू सर्विस नहीं करा हुआ है, मैंने सर्विस इस टू कंज्यूमर गुड बना हुआ है. तो कंफ्यूज नहीं हो, खाली इसको देखो फिलहाल. ठीक है. तो सर्विस इस टू कंज्यूमर गुड है 50 और 100. एक सर्विस बनाने के लिए 0.5 कंज्यूमर को फॉरगो कर रहा हूं. ठीक है. उसके बाद ईयर 2 का देख लेते हैं. ईयर 2 के रेशियो देख रहा हूं, सर्विस और कंज्यूमर गुड. इस बार मैं सर्विस कितने बना रहा हूं? 80. और कंज्यूमर गुड कितने बना रहा हूं? 150. तो मुझे कोई 80 डिवाइड बाय 150 करके बता दो क्या होगा. 80 डिवाइड बाय 150 करके बता दो क्या होगा. कैलकुलेटर किसी के पास पड़ा हुआ है? 0.53. पहले मैं एक सर्विस बनाने पे 0.5 कंज्यूमर गुड को फॉरगो कर रहा था. अब मैं एक सर्विस बनाने पे 0.53 कंज्यूमर को फॉरगो कर रहा हूं. तो क्या ये कहना सही होगा ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड हैज राइजन. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड हैज राइजन.
पहले मैं एक सर्विस पे 0.5 फॉरगो कर रहा था, अब मैं एक सर्विस पे 0.53 फॉरगो कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कंज्यूमर गुड को छोड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है। कंज्यूमर गुड को छोड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब बढ़ चुकी है। सही है, तो आंसर क्या होगा? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड हैज राइजन। तो इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ इन प्रोडक्शन इज ग्रेटर इन कंज्यूमर गुड। प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, ये कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक ऑप्शन है सी। सही है। अच्छा, फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ आज के लिए। थोड़ी बातें सुन लो।